नमस्कार। खेतीबाड़ी नवाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। साग सब्जियों और फल का हमारे दैनिक भोजन में महत्वपूर्ण स्थान है, विशेषकर शाकाहारियों के जीवन में। साग सब्जी और फल में ऐसे पोषक तत्वों के स्रोत हैं जो हमारे स्वास्थ्य को न केवल बढ़ाते हैं बल्कि उसके स्वाद को भी बढ़ाते हैं। देश में पिछले कुछ वर्षों में फल सब्जियों की खेती का रकबा तेजी से बढ़ा है। पहले ज़्यादातर किसान खरीफ और रबी सीजन में धान की फसल लेते थे, लेकिन अब सब्जी, फल और फूल जैसे उद्यानिकी फसलों में भी उनकी रुचि बढ़ी है। किसान धान, गेहूं, गन्ना जैसी परंपरागत फसलों की जगह केला, आलू, गोभी, तरबूज, खीरा, मशरूम जैसी नकदी फसलें उगाने लगे हैं। कम समय में अच्छी आमदनी होने से किसान अब ध्यान के साथ सब्जी व फल की खेती पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। स्थानीय बाजार में डिमांड से खेती में उनकी रुचि भी बढ़ने लगी है। खेती में आए दिन नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में किसानों द्वारा पॉली हाउस के माध्यम से तकनीकी रूप से खेती भी होने लगी है और उन किसानों की तुलना में अधिक पैदावार पाते हैं वो जो परंपरागत तरीकों से खेती करते आ रहे हैं। तो इस हाईटेक फार्मिंग पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक राजेश अग्रवाल जी। डॉक्टर राजेश अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत एशियन न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में। तो मैं आज आपसे समझना चाहूँगा किसान भाइयों के लिए कि सामान्य तरीके से जो परंपरागत खेती हो उसकी जगह अगर हम बागवानी करते हैं और वो भी हाईटेक बागवानी करते हैं तो किन तकनीकों का इस्तेमाल करें, कैसे उसमें हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जो एडवांसमेंट हो रहा है, जो रिसर्च हो रहा है दुनिया भर में बागवानी के क्षेत्र में, उसका उपयोग दैनिक जीवन में कैसे करें। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। अभी जैसा आप सर पूछ रहे थे जी, बहुत सारे तरीके हैं जिससे जो परंपरागत खेती है उसकी तुलना में हम ज़्यादा पैदावार भी कर सकते हैं और जो हमारे पास संसाधन रहते हैं उनमें ज़्यादा अच्छे तरीके से उन संसाधनों का उपयोग भी कर सकते हैं। तो हाईटेक कल्टीवेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो शुरुआत में अगर हम देखें तो ड्रिप इरिगेशन है जो टपक सिंचाई पद्धति के नाम से जानते हैं, वो भी एक प्रकार से हाईटेक कल्टीवेशन ही है। और साथ साथ मल्चिंग भी लगाते हैं, जो बेड बनाते हैं जहाँ पे पौधे लगे रहते हैं उसके ऊपर में हम लोग पॉलीथीन की सीट बिछा देते हैं ताकि खरपतवार कम से कम उगे। और हम लोग देखते हैं कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के केमिकल का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो उन केमिकल का भी उपयोग नहीं करना पड़ता। और जैसे कि आजकल लेबर की थोड़ी सी उपलब्धता कम हो रही है तो उस स्थिति में भी मल्चिंग का उपयोग करके जो खरपतवार है उनको उगने से ही रोका जा सकता है। तो इस तरीके से एक तो टपक सिंचाई पद्धति है, फिर मल्चिंग है। इसके अलावा आजकल विभिन्न प्रकार के ग्रीन हाउसेज भी बन रहे हैं और ग्रीन हाउस के अंदर भी। डॉक्टर राजेश, अगर मैं किसान भाइयों को आसान भाषा में समझाने के लिए कहूँ तो जो मल्चिंग टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है और किस तरह से उसका इस्तेमाल होता है। मल्चिंग एक प्रकार से जहाँ पर भी हम लोग सब्जी लगाते हैं या कोई विभिन्न प्रकार के फल लगाते हैं, फूल लगाते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन के साथ ही मल्चिंग का उपयोग किया जाता है। मतलब जो टपक सिंचाई पद्धति है उसमें बूंद बूंद करके पानी गिरता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बचत भी होती है। और जहाँ पे हम लोग एक प्रकार से जैसे मांदा जैसे बनाते हैं या बेड जैसा बनाते हैं तो बेड बना के उसके ऊपर में हम लोग थोड़ी थोड़ी दूर में जो सब्जी की फसल है उसके पौधे हम लोग लगाते हैं। जैसे मिर्ची है या टमाटर है या बैगन है तो 1 फीट या 1.5 फीट की दूरी पे लगाते हैं और उसी में हम लोग जो ड्रिप इरिगेशन है उसकी पाइप उसमें बेड के ऊपर या मांदा के ऊपर लगी रहती है और उसके ऊपर फिर हम लोग एक पॉलीथीन की सीट बिछा देते हैं। तो पॉलीथीन की सीट पूरे बेड में जितनी भी लंबाई है उसमें जितना भी अलग अलग प्रकार के बेड बने रहते हैं तो या मांदा बना रहता है उसमें पॉलीथीन की सीट बिछा देते हैं और आवश्यकता के अनुसार जो भी फसल हम लोग लगा रहे हैं उसके अनुसार उतनी दूरी पे छेद कर देते हैं जितनी दूरी पे हम लोगों को पौधे की लगाने की आवश्यकता है। तो होता यह है कि जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने छेद करके रखा है उस जगह में ही सिर्फ हम अपना जो पौधा है उसको लगाते हैं और पौधा लगाने के अलावा जितनी बाकी जगह है वो सब पॉलीथीन की सीट से ढकी रहती है। तो पॉलीथीन की सीट से जो बाकी जगह ढकी रहती है उस जगह पे किसी भी प्रकार के खरपतवार नहीं उग पाते हैं। जी बिल्कुल, ना तो खरपतवार उगता है और ना ही पानी की बर्बादी होती है। यानी कि आपको रसायनों का भी इस्तेमाल कम करना पड़ता है, उर्वरकों का भी इस्तेमाल कम करना पड़ता है। और सब ये जो मल्चिंग होती है, मल्चिंग करने में अमूमन अगर मैं प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ कहूँ तो खर्च कितना आता है? इसमें अलग अलग प्रकार की मल्चिंग रहती है, जैसे कि 25 माइक्रोन है, 50 माइक्रोन है और 100 माइक्रोन का भी। तो जो हम लोग एक सीजन में उपयोग करते हैं तो लगभग
25 से 30 हज़ार रुपये तक, लेकिन अलग अलग प्रकार के ग्रेड आते हैं जी। तो लगभग इस रेंज में ही 1 हेक्टेयर में। और उसके ऊपर साथ साथ इस बात पर भी निर्भरता रहती है कि हम लोग कौन सी फसल लगा रहे हैं। अगर ज़्यादा पास पास वाली फसल लगाएंगे तो उसमें मल्चिंग की ज़्यादा कीमत लगेगी, और जो थोड़ी दूर दूर वाली रहेंगी उसमें मल्चिंग की कीमत कम लगेगी, लेकिन फिर भी अमूमन 30 हज़ार तक में 1 हेक्टेयर में हो सकता है। और इससे लेकिन जो लेबर है उसकी काफ़ी बचत हो जाती है। और जैसा कि आप बोल ही रहे थे कि जो मॉइस्चर भी कंजर्व रहता है, और जो हम लोग रसायन का उपयोग करते हैं वो भी काफ़ी कम हो जाता है। जी, जब सब्जियों की खेती की बात करें राजेश जी, तो मल्चिंग जो है वो क्या सभी तरह की सब्जियों के लिए की जा सकती है या कुछ खास तरह की सब्जियों में ही इसका लगभग सभी तरह की सब्जियों के लिए की जा सकती है। जो भी हम लोग अभी सब्जी लेते हैं, जैसे गोभी भी है, या जो हमारा मिर्ची है, टमाटर है, बैगन है, ये सब में कर सकते हैं। और जो फल में भी जो बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, जैसे आम के हैं या नींबू के हैं, या फिर जो हमारे बिही वगैरह के भी जो फल रहते हैं, या फिर जो पपीता है और केला है, इस टाइप के जो फल रहते हैं, या फूल भी जो रहते हैं, गेंदा वगैरह है, वो सब में आप मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं। मल्चिंग एक प्रकार से एक परत जैसी है। कई जगह में हम लोग देखते हैं कि पैरा का भी उपयोग करते हैं, जहाँ पे अगर पॉलीथीन की सीट उपलब्ध नहीं है या उसको कई किसान भाई वहन नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह में पैरा का भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन पैरा के साथ थोड़ा सा ये रहता है कि कई जगह में बीट्स भी आएंगे, लेकिन एक वो भी तरीका हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका है कि हम मल्चिंग का या पॉलीथीन सीट का उपयोग। ड्रिप इरिगेशन की आपने चर्चा की, बिल्कुल पानी की बचत करना जो है एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, और हम सब जानते हैं कि लगातार जो है वाटर लेवल चूँकि नीचे जा रहा है, तो सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल करने के लिए अगर हम ग्राउंड जो वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो और समस्या को बढ़ाता है। ऐसे में ड्रिप इरिगेशन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि वो सिर्फ जहाँ ज़रूरत है वहीं पानी पहुँचता है और जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतनी मात्रा में। लेकिन इसकी लागत कितनी आती है? इसकी लागत अगर हम देखें तो 40 से 50 हज़ार रुपये लगभग 1 एकड़ में आएगी, लेकिन जितना ज़्यादा खेत बड़ा रहेगा तो उसमें उसी के अनुसार, क्योंकि आप जो पंप लगाएंगे वो एक रहेगा, उसके अलावा जो इसमें फ़िल्टर लगाएंगे, या फिर एक ख़ास बात यह है जो टपक सिंचाई पद्धति है उसमें कि हम खाद भी पानी के साथ दे सकते हैं। अभी होता यह है कि हम खाद छिड़क के देते हैं और उसके बाद फिर उसमें सिंचाई करते हैं, या पहले से अगर नमी है तो जो खाद है वो जब तक पानी में पूरी तरीके से घुलता नहीं है तब तक पौधा उसको अवशोषित नहीं कर सकता। लेकिन टपक सिंचाई पद्धति की एक खासियत है कि इसमें जो खाद है वो हम घोल के देते हैं, तो घोल के देंगे और पौधे के सीधा पास में पहुंचेगा, तो उसका अवशोषण भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग जो भी हमारे पास संसाधन है उसका उचित प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हम लोग अभी बात कर ही रहे थे कि पॉली हाउस वगैरह भी है, उसका भी उपयोग। बिल्कुल, मैं उसके बारे में भी आपके पास आऊँगा, समझूंगा इस पर कि पॉली हाउस क्या है, कितने तरह का होता है, किस तरह से उपयोगी होता है। लेकिन एक सवाल अभी इससे जुड़ा हुआ और कि ड्रिप इरिगेशन की तरह कई बार हम देखते हैं कि स्प्रिंकलर्स का भी इस्तेमाल बहुत सारी फसलों में सिंचाई के लिए होता है। तो क्या स्प्रिंकलर भी उपयोगी हैं? स्प्रिंकलर भी उपयोगी है अपनी जगह। सभी प्रकार की जो पद्धतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में उनमें कुछ खासियत भी है या कुछ उसके लाभ हैं और कुछ हानियाँ भी हैं। तो स्प्रिंकलर भी अपनी जगह काफ़ी अच्छी पद्धति है, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि स्प्रिंकलर जो है गेहूं है या चना है, इस टाइप की फसल जो है उसमें ज़्यादा उपयोगी रहती है। और सीरियल और दलहन वगैरह की हम फसल अगर लेते हैं तो उसमें स्प्रिंकलर ज़्यादा उपयोगी है। डॉक्टर साहब, आपने ग्रीन हाउस की या पॉली हाउस की चर्चा की। पिछले कुछ वर्षों में इसका चलन लगातार बढ़ रहा है, और हालांकि इसका इस्तेमाल तो बहुत पहले से हो रहा था, यहाँ तक कि रोमन एम्पायर तक में इसकी चर्चा होती है। भले ही आज की तरह से ग्रीन हाउस न बनाए जाते रहे हों, लेकिन वहाँ भी हम और 14वीं 15वीं शताब्दी में भी इसका इस्तेमाल हम देखते हैं। अभी ये काफ़ी जो प्रतिकूल परिस्थितियों वाले स्थान हैं उनमें बहुत उपयोगी हो रहा है, ख़ासतौर पे सेना के लिए लेह लद्दाख जैसे इलाकों में ताज़ी सब्जियां फल उपलब्ध कराने में काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है, क्योंकि जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च या दिहार है वो कई तरह की खेती बाड़ी पर ध्यान दे रहा है। तो मैं आपसे ये ज़रूर समझना चाहूँगा कि ये ग्रीन हाउस या पॉली हाउस क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है? ग्रीन हाउस जो है एक, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि विभिन्न जो परिस्थितियां हैं जहां अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहती या प्रतिकूल रहती है, खासकर जो ठंडे प्रदेश हैं
जहाँ पे 6 महीना 7 महीने तक भी बर्फ़ रहती है और कुछ जगह में तो 8-8 महीने तक बर्फ़ रहती है। तो उन स्थानों में समस्या ये आती है कि जो टेम्परेचर है वो इतना कम रहता है कि किसी भी प्रकार के पौधे को बाहर में लगाना बहुत मुश्किल होता है या वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो जो ग्रीन हाउस है या पॉली हाउस है वो एक प्रकार से एक ऐसी संरचना है जिसके अंदर में हम जो तापमान है उसको एक निश्चित डिग्री तक मेंटेन कर सकते हैं ताकि तो जो पौधे हैं उसकी बढ़वार अच्छी तरीके से हो सके। और ग्रीन हाउस का जो हम लोग अभी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर भी सुनते हैं कि जो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पे आती है तो वो पृथ्वी से टकरा कर वापस जाती हैं, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वो वापस पृथ्वी की तरफ आ जाती है। तो इसलिए जो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है उसी पद्धति जो सिद्धांत है उसके पर ही ये जो ग्रीन हाउस है वो कार्य करता है। इसमें पॉलीथीन की जैसे सीट है तो जो सूर्य की किरण अंदर आती है लेकिन पॉलीथीन की सीट लगी होने की वजह से बाहर नहीं जा पाती। तो इस वजह से जो भी हीट है वो एक प्रकार से जो संरचना बनी हुई है उसके अंदर ही ट्रैप हो जाती है, तो वो जो तापमान है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा कई जगह में जहाँ ज़्यादा ही ठंडी रहती है वहाँ पे हीटर वगैरह का भी उपयोग करते हैं। और जो यूरोप वगैरह है या जो ज़्यादा ठंडे प्रदेश हैं उस जगह में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। मतलब इसके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार की खेती कर सकते हैं। एक चीज़ और राजेश जी आपसे समझना चाहूँगा कि ग्रीन हाउस जो है वो कितने तरह का होता है, उसको बनाने में खर्च लगभग कितना आता है? अलग अलग प्रकार का है, जैसे कि पॉलीथीन अगर हम लोग क्लेडिंग मटेरियल जो आवरण रहता है उसका उपयोग करते हैं तो उसको पॉली हाउस बोलते हैं। उसके अलावा शेड नेट हाउस भी है, फिर हाई टनल भी रहता है या वॉकिंग टनल रहता है। तो अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का उपयोग हम लोग अलग अलग प्रकार के जो हमारे जो भी हमें लेना है उसके हिसाब से, फसल लेना है उसके हिसाब से हम करते हैं। तो जैसे कि पॉली हाउस है तो पॉली हाउस में जो आवरण रहता है वो पॉलीथीन का रहता है, लगभग 200 माइक्रोन का पॉलीथीन रहता है और 1 एकड़ में इसमें 35 से 40 लाख रुपए तक खर्च आता है। लेकिन इसमें जो सरकार की तरफ से भी 50% अनुदान है। लेकिन जैसे हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बात कर ही रहे थे कि ड्रिप इरिगेशन है, मल्चिंग है, जो किसान भाई तभी शुरुआती स्तर पे हाईटेक कल्टीवेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो ग्रीन हाउस जो टपक सिंचाई है या मल्चिंग है उसको उपयोग करके, फिर वॉकिंग टनल भी है या शेड नेट हाउस है, इनका भी उपयोग कर सकते हैं। और इनमें फिर फसल लगा के और इनका जो पूरा प्रबंधन है या मैनेजमेंट है उसको अच्छी तरीके से सीख के काफ़ी आमदनी पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब ये भी समझना चाहूँगा, जो कई बार इस तरह के टर्म आते हैं जैसे सॉ टूल पॉली हाउस या मैक्सीवेंट पॉली हाउस, फैन एंड पैड पॉली हाउस या पॉली टनेल, तो ये इनमें क्या अंतर होता है? ये जैसे आप अभी जो कृत्रिम हवादार जैसे पॉली हाउस है तो उसमें होता ये है कि हम किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल जो ये हैं, मतलब जैसे पंखे वगैरह हैं या और दूसरी चीज़ें हैं उसका उपयोग नहीं करते, बल्कि ऊपर में पॉलीथीन लगी रहती है और चारों तरफ से ये जो वेंट लगे रहता है, मतलब कि उसमें जो सिर्फ हवा अंदर जा सकती है लेकिन कीड़े वगैरह अंदर नहीं जा सकते। तो चारों तरफ से जो ताज़ी हवा है वो सब अंदर आती है और ऊपर में पॉलीथीन की सीट लगे रहती है और साथ साथ उसमें ऊपर में भी टॉप वेंट लगे रहता है, उसको टॉप वेंट बोलते हैं। तो जितनी भी गर्म हवा है वो सब उस टॉप वेंट में भी इंसेक्ट प्रूफ नेट लगे रहता है, तो उससे जितनी भी गर्म हवा है वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन क्या कभी पर्दे को हटाने या खोलने की भी आवश्यकता पड़ती है क्या राजेश जी? ये जो ज़्यादा ठंडे प्रदेश रहते हैं जहाँ की रात में भी तापमान 1 डिग्री 2 डिग्री तक हो जाता है या उससे भी कम हो जाता है, उस जगह में हम लोग जहाँ पे चारों तरफ जो इंसेक्ट प्रूफ नेट लगाए हैं उसके ऊपर में हम लोग एक फोल्डेबल या रोलेबल जो पॉलीथीन की सीट है वो भी लगा सकते हैं। तो जिस समय ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम कोल्ड है या ज़्यादा ठंड की स्थिति है तो उस समय वो जो पॉलीथीन की सीट है वो रोल फॉर्म में रहती है, उसको फैलाया जा सकता है और जो हम लोग का इंसेक्ट प्रूफ नेट लगा है वो अपनी जगह लगा रहेगा, लेकिन पूरी रात भर के लिए उस पॉलीथीन सीट को भी रोल करके नीचे लाया जा सकता है। तो उससे जो तापमान है वो एक निश्चित डिग्री तक रहेगा, तो जो रात में भी पौधे जो हैं वो ऐसी स्थिति में रहेंगे जो उनके लिए अनुकूल हो। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर राजेश जी बात करें तो पॉली हाउस अगर बनाना हो तो वो किस तरह से उपयोगी होगा या कहाँ किसानों को इसके बारे में करना चाहिए तैयारी? जी जी, इसमें जो हमारा उद्यानिकी विभाग है उसके माध्यम से जो किसान भाई हैं उनसे संपर्क करके
पॉली हाउस और जो शेड नेट हाउस है और वॉकिंग टनल वगैरह है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसमें जो सरकार की विभिन्न योजनाएं रहती हैं उसका लाभ भी ले सकते हैं। इसके अलावा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी है, वो भी रायपुर में स्थित है उसका कार्यालय, तो वहाँ पर भी जाके संपर्क कर सकते हैं और पॉली हाउस, नेट हाउस या जो वॉकिंग टनल है उसका उपयोग लगवा सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ की कंडीशन है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश नहीं है अगर हम सिर्फ जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है उसकी बात करें, लेकिन जो नॉर्दर्न एरिया है जैसे अंबिकापुर वगैरह है वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा ज़्यादा ठंडा रहता है और जगदलपुर या बस्तर वगैरह का भी जो एरिया है वो मैदानी एरिया से तुलनात्मक रूप से ठंडा रहता है। तो जहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती उस जगह में हम लोग नेचुरली वेंटिलेटेड या फैन एंड पैड वाला भी जो पॉली हाउस है, जैसा अभी आप बोल रहे थे कि फैन एंड पैड पॉली हाउस भी होता है, तो फैन एंड पैड जो पॉली हाउस है उसमें एक तरफ में पैड लगे रहता है, यानी जिस तरीके से हम लोग अपने घरों में जो कूलर लगाते हैं उसमें तो चारों तरफ कूलिंग पैड लगा रहता है। हाँ, कूलिंग पैड लगे रहता है, तो वो जो चारों तरफ से खर्च लगे रहता है उसी तरीके से ये उसका जो क्वालिटी का वर्जन है जो उसमें पैड लगे रहता है, कूलिंग पैड, और उसमें लगातार पानी जिस समय हम लोग को आवश्यकता है कि हम लोगों को तापमान कम करना है अपने जो ग्रीन हाउस। एक चीज़ और राजेश जी समझना चाहूँगा, चूँकि ये काफ़ी महंगा सौदा है, आमतौर पर पॉली हाउस बनाना खर्चीला होता है, तो किसान भाई अगर इसको करना चाहते हैं तो उनको फ़ायदा क्या होगा? इसमें देखिए यह है कि लागत निश्चित रूप से ज़्यादा है, लेकिन अगर हम उसको अच्छी तरीके से प्रबंधन करें और जो पूरा, मैं इसीलिए बोल रहा था कि पहले इस चीज़ को अच्छी तरीके से सीख लें कि खेती कैसे की जाती है, सब्जियों की खेती में क्या क्या समस्याएं आती हैं या उनसे किस तरीके से हम लोग निपट सकते हैं या किस तरीके से हम लोग उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर प्रबंधन अच्छे से करते हैं तो विभिन्न प्रकार के फूल भी हैं, जैसे जरबेरा है या गुलाब है या सेवंती है, या फिर जो कलर्ड कैप्सिकम वगैरह रहता है, जो शिमला मिर्च, रंगीन शिमला मिर्च रहती है, या फिर खीरा वगैरह भी है। खीरा में भी एक खास किस्म की वैरायटी आती है जिसको जो पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं, जिसमें नर और मादा फूल की उसमें रहते हैं, तो उसमें पॉलिनेशन की आवश्यकता नहीं रहती। तो उसी प्रकार का ही हम लोगों को खीरा जो है अंदर लगाना है, और इनकी मार्केटिंग के लिए आवश्यकता ये रहती है कि हम कोई जो बड़े शहर हैं जहाँ पे इनकी खपत ज़्यादा आसानी से हो सकती है वहाँ हम संपर्क कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग भेज के इससे फ़ायदा ले सकते हैं। या फिर जो नर्सरी का भी एक कार्य है, जो हम लोग देखते हैं कि जो नर्सरी तैयार करते हैं, सीडलिंग तैयार करते हैं, जिसको आम भाषा में थरहा बोलते हैं, तो जो सीडलिंग तैयार करते हैं उसका भी एक अच्छा उपयोग ये पॉली हाउस या जो नेट हाउस वगैरह है उसमें जो हम उच्च क्वालिटी की नर्सरी तैयार करके उसके माध्यम से भी आमदनी। बिल्कुल, और डॉक्टर साहब शायद ऐसा भी होगा कि जो हाई वैल्यू फसलें हैं आजकल बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनकी बड़ी डिमांड रहती है बड़े शहरों के आसपास, ब्रोकली है, शिमला मिर्च हो गई, या लेटस वगैरह है ना, चाइनीज़ कैबेज है, जो कि आमतौर पर सीधे सीधे नहीं मिलती, लेकिन आप उसकी खेती करें तो शायद ये मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। इससे कुछ और भी तो फायदे होंगे डॉक्टर साहब, जैसे बीमारियाँ, कीड़े वगैरह? बिल्कुल, वो तो है ही। मतलब मुख्य वजह एक प्रकार से ये भी है कि जो शुरुआत में तो ये ठंडे प्रदेशों के लिए बना था, लेकिन हम लोगों ने उसको जो एडॉप्टिव जो मोड रहता है या जो हम लोगों ने अपने वातावरण के हिसाब से उसको थोड़ा सा परिवर्तित करके यहाँ के लायक सुगम बना दिया है। तो जो हमारा जो पॉली हाउस है उसमें जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कृत्रिम हवादार है, तो उसमें चारों तरफ जालियाँ लगी रहेंगी, इंसेक्ट प्रूफ नेट लगे रहेगा, तो उसमें फिर किसी भी प्रकार के कीड़े वगैरह के आने की संभावना नहीं रहेगी, और ऊपर में वेंट लगे रहता है तो वहाँ से गर्म हवा निकल जाती है। और इसमें एक विशेष चीज़ रहती है कि हम लोग 3 डोर सिस्टम का उपयोग करते हैं, मतलब कि जो पॉली हाउस के अंदर जाने वाला जो डोर है या दरवाज़ा है वो 3 जिग जैग पैटर्न में रहता है। मतलब पहला दरवाज़ा रहेगा, उसके ठीक सामने दूसरा दरवाज़ा नहीं रहेगा, बल्कि थोड़ा हट के किनारे में दूसरा दरवाज़ा रहता है, और जो बाकी जगह रहती है दूसरे दरवाजे के बगल में वहाँ पे नेट लगे रहता है, और तीसरा दरवाज़ा भी दूसरे दरवाजे के ठीक सामने नहीं रहता, यानी कि हवा और तापमान जो है उससे नियंत्रित रखने में मदद मिल सके। विशेष रूप से कीड़े भी, सर, जो कीड़े जैसे अगर अंदर आ रहे हैं तो वो जो इंसेक्ट प्रूफ नेट लगे रहेगा उसकी वजह से कीड़े सीधे के सीधे अंदर नहीं आएंगे। और अभी जैसे हम लोग बात कर ही रहे थे कि ना इसमें प्रबंधन का मुख्य रोल है, तो विशेष रूप पे हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी हम पॉली हाउस के अंदर जा रहे हैं तो उस समय
जो हमारे पैर वगैरह हैं वो अच्छी तरीके से साफ़ हों, और जो भी अंदर जा रहे हैं वो निश्चित रूप से दरवाज़ा बंद रखें ताकि किसी भी प्रकार के कीड़े वगैरह अंदर ना आ सकें। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये भी एक चीज़ है कि कीड़े और बीमारियां वगैरह इससे कम लगती हैं, और खरपतवार भी कम होगा, क्योंकि जो बिल्कुल, यानी कि आपको रासायनिक उसका पेस्टिसाइड्स वगैरह का भी इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, खाद का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हम चर्चा खत्म करें उसके पहले एक आखिरी सवाल और, कई बार पैसिव ग्रीन हाउस और अंडरग्राउंड ग्रीन हाउस की चर्चा होती है, तो ये क्या चीज़ें हैं? अंडरग्राउंड ग्रीन हाउस जी, जो पहाड़ी इलाकों में जहाँ बर्फीले इलाके हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च की बात की थी, तो गर्मी के दिनों में ग्रीन हाउस से वहाँ सब्जियाँ उगा रहते हैं, ठंड के दिनों में जो है अंडरग्राउंड ग्रीन हाउस जैसी चर्चाएँ होती हैं, तो क्या इस तरह से भी ग्रीन हाउस बनाए जा सकते हैं? जी जी, बिल्कुल संभव है। हालांकि हमारे प्रदेश में तो उस तरह की आवश्यकता नहीं होती है। जो जिस जगह में ज़्यादा बर्फ़ रहती है तो उस समय ऐसा हो सकता है कि पूरा क्षेत्र ही बर्फ़ से ढका हुआ हो, तो उस जगह में थोड़ा एक्सकेवेशन करके या खुदाई करके जहाँ पे हम लोगों को मिट्टी सुलभ रूप से प्राप्त हो सके, और हम लोग देखते हैं कि ना जो अंदर का तापमान है वो एक अर्थ ट्यूब भी एक पद्धति रहती है, तो उसमें जो नीचे की नमी गर्मी है या ठंडकता है उसको प्राप्त करके भी हम लोग जो अर्थ ट्यूब है उसके माध्यम से भी जो हमारे ग्रीन हाउस है उनको ठंडा या गर्म रख बिल्कुल, यानी कि खेती की बहुत सारी नई नई तकनीक है जिसको इस्तेमाल करके किसान भाई बहुत सारा मुनाफा भी कमा सकते हैं, बहुत सारी साग सब्जियां, फल फूल ऐसे उगा सकते हैं जो आमतौर पर जलवायु जो यहाँ की है उसमें संभव नहीं है। राजेश अग्रवाल जी, आप हमारी इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज खेती बाड़ी नवाचार में हम चर्चा कर रहे थे हाईटेक खेती और ग्रीन हाउस या पॉली हाउस की। इसके जरिए किसान भाई नए तरह से खेती करके बहुत सारी नई फसलें उगा सकते हैं, प्रतिकूल मौसम में उगा सकते हैं, ओला पाला बीमारियों से भी, कीड़ों से भी बचा सकते हैं। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।